बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं कमर्शियली बाय मोल्ड्स, और मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है उसमें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन यूज़ हो रही है। इस वक़्त ज़्यादा जो मेडिसिन यूज़ हो रही है वो है पेनिसिलिन, और जितनी भी बाकी एंटीबायोटिक्स भी है ना वो पेनिसिलिन की ही फर्दर मॉडिफिकेशन करके उन्होंने बनाई हुई है। मोल्ड यूज़ होते हैं फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस। अब राइस को बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किया जा रहा है। ये बालों के लिए, फेस पैक्स, फेस मास्क, क्योंकि जो चावलों का पानी है ना, उसके अंदर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं। तो उसको रात को भिगो देते हैं और सुबह के टाइम जो उसका वो जो पानी निकलता है, उसको फर्दर यूटिलाइज़ किया जाता है, मेकअप में और इस तरह की चीज़ों में भी। तो इसकी जो है वो फर्मेंटेशन ऑफ राइस के लिए बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो हैं हमारे ओरिएंटल फूड्स जो हैं, उसमें भी यूज़ किया जाता है। ओरिएंटल फूड्स कौन-कौन से होते हैं? जो चाइनीज़ खाते हैं, जो कोरियन खाते हैं, जो जापानीज़ खाते हैं। इसके अलावा उसको फूड एडिटिव्स में भी यूज़ किया जाता है। फूड एडिटिव्स का मतलब वो चीज़ जो कि फूड का फ्लेवर एनहांस कर देते हैं। ठीक है? हम कोई भी चीज़ डाल देते हैं, फूड को उसके फ्लेवर को एनहांस करने के, जैसे मसाले डालते हैं हम खानों के अंदर, और डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि प्रोटीज़ेज़ हैं, माइलेज़ेज़ हैं, पेक्टिनेज़ेज़ हैं, और इन सब के अलग-अलग फंक्शंस हैं। और ये फर्दर जो एंजाइम्स हैं, ये इंडस्ट्री चल ही एंजाइम्स के बेस पे रही है, क्योंकि एंजाइम होगा तो रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा। 1941 में जो है ना, कोई नामो-निशान ही नहीं था एंटीबायोटिक्स का। ये इंडस्ट्री जो है 10 इयर्स लेटर, उसके बाद जो है इसने बिज़नेस किया था 344 मिलियन का आफ्टर 10 इयर्स। ठीक है? और 1982 के अंदर, ये आपसे कितनी देर पहले, 40 साल हो जाएँगे, इसमें 32 मिलियन पाउंड्स एंटीबायोटिक्स जो थी वो फ़रोख्त हो गई थी। और अब इतनी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो गई हैं कि एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंट हो गए बैक्टीरिया। अब किसी भी एंटीबायोटिक का उसके ऊपर असर होता ही नहीं है लोगों के ऊपर। वो कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो उनको अपनी एफिशिएंसी जो है ना वो ही खो दी है एंटीबायोटिक्स। ये तो थी हमारी हिस्ट्री, और ये पेनिसिलियम की कि किस तरह से एंटीबायोटिक्स जो हैं वो फर्दर उनका बूम आया। ये एक स्ट्रेन है पेनिसिलियम का, ये जो पेनिसिलिन हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये इस स्ट्रेन से ये निकलती है। पेनिसिलियम, अच्छा जी, फ्लोरे एंड चेन, ये तो हम सबको पता है कि जो फ्लेमिंग था उसने काम किया था, और उसने जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम फाइंड आउट की। फाइंड आउट भी क्या की थी, अल्लाह ताला का करम ही हो गया था उसमें, कि वो लैब के ऊपर काम कर रहा था और उसने एक बैटरी प्लेट रखी हुई थी, और उसके ऊपर एक दूर से उड़ता हुआ स्ट्रेन आया और उसके ऊपर जो है वो गिर गया, और गिरने से उसको पता चला कि ये तो उसको किल कर रहा है बैक्टीरिया। लेकिन इसके ऊपर जो फर्दर काम किया था ना, वो किया था फ्लोरे एंड चेन, कि एंटीबायोटिक क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये सारा काम इन्होंने किया था। वॉर प्रेशर जब आया, जब वॉर्स जो है वो हुई थी, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि इन्होंने ये ब्रिटिश ने यहाँ से इन्होंने लिया ऑस्ट्रियन, और उसको लेने के बाद जाके अमेरिका ले गए। क्योंकि ज़ाहिर है जब जंग लगी तो लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल गईं, कट्स लग गए, वुंड्स लग, तो वो जाके चले गए अमेरिका। जब वो अमेरिका चले गए, तो वहाँ पर इसके ऊपर मज़ीद काम हुआ। और इसके ऊपर जो बेसिक काम था इसकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर, वो उन्होंने ये देखा कि इसका जो मीडियम है ना, पहले तो उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, कंपोज़िशन। फिर आइसोलेशन जो है वो पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग मोल्ड स्पीशीज़, उनको आइसोलेट किया इन्होंने कि पेनिसिलिन के नोटेटम के अलावा और कौन-सी हैं। तो उसमें इन्होंने देखा कि क्राइसोजेनम भी है, ठीक है, एक और स्ट्रेन उनको मिल गया। फिर उन्होंने सबमर्ज्ड कल्चर टेक्नीक जो है वो यूटिलाइज़ की। सबमर्ज्ड कल्चर में ये होता है कि हमें प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती है। लंबे-लंबे टैंक होते हैं बजाय खुले टैंक के। ठीक है? वो जब लंबा टैंक होता है तो उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें जो आ, अगर तो वो सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होगा, जैसे तवा है, ठीक है? उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, वो जगह ज़्यादा घेरता है। लेकिन उसके मुकाबले में एक ग्लास है, पानी में ग्लास में अगर हम पानी डालेंगे तो उसमें भी उतना ही आएगा। अगर हम तवे में पानी डालेंगे तो उसमें प्लेट में डाल देंगे तो वो सरफेस ज़्यादा भर लेगा। तो सबमर्ज्ड कल्चर में इन्होंने लंबे-लंबे कंटेनर्स उनको यूज़ किया, और एनारोबिक कंडीशंस भी आ गई। अब यहाँ पर मसला ये था कि इनको एयर कैसे दी? तो एयर के लिए उन्होंने फोर्स्ड एयर उसको दी। ट्राइसोजनम स्ट्रेन था और उसके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ पेनिसिलिन प्रोड्यूस कर सकता था। एडिशन ऑफ केमिकल्स किए गए मीडियम के अंदर, ताकि उसको बेहतर से बेहतर उसकी ग्रोथ हो सके। और एंड पर जो था वो रिफाइनमेंट थी इन रिकवरिंग ऑफ पेनिसिलिन फ्रॉम फर्मेंटेशन स्टेज।
क्योंकि उसने प्रोडक्ट तो बना ली, लेकिन जो जो असल पेनिसिलिन थी उसको तो हमने अंदर से निकालना था, क्योंकि उसको हमने नेक्स्ट टाइम यूटिलाइज करना था। तो ये सारे प्रोसीजर जब वॉर इनमें हुई, जब जंग लगी, बैटल, तो उस वक्त इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ पेनिसिलिन के ऊपर। मेजर जो स्टेप था इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, अब उन्होंने सोचा कि इसको ना कमर्शियल लेवल के ऊपर प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, उसमें नंबर एक चीज थी कि प्रेपरेशन ऑफ इनोकुलम, वो चीज बनानी थी हमने जिसके अंदर इस पेनिसिलियम को डालते और वो इसको एंटीबायोटिक में प्रोड्यूस करता। उस मीडियम को स्टेरिलाइज करना था, और इनोकुलेशन ऑफ मीडियम इन दी फर्मेंटर, जो फर्मेंटर में हमने डाला, फोर्स्ड एरेशन उसको देनी थी, क्योंकि ये सबमर्ज्ड टेक्निक थी। इसमें जो है वो वैसे खुला सरफेस एरिया नहीं था, तो एयर खुद देनी थी। और रिमूवल ऑफ द मोल्ड माइसीलियम, जब काम सारा प्रोसेस चल गया तो माइसीलियम को रिमूव करना था। एंड एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, ये जरूरी थी। ये आपकी बुक में ना ये नीचे फिगर के अंदर लिखा भी, फिगर 29.7 पूरा जो है प्रोसेस इसको स्कीमेटिकली बताया गया है। स्कीमेटिकली मींस इसकी पूरी स्कीम के तहत फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये था, थर्ड ये था, इसको कहते हैं। और जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं ना, ज्यादातर वो यही प्लान फॉलो करती हैं। आपको कोई भी आता है कि ये एंटीबायोटिक कैसे बनी, तो उसका सेम यही प्लान होगा। एक उसका प्रेपरेशन ऑफ मीडियम होगा जिसमें मिक्सिंग टैंक होगा, उसको स्टेरिलाइज किया जाएगा। सेकंड के ऊपर जो है उसको फर्मेंट किया जाएगा, सॉरी सेकंड पे इनोकुलम बनाया जाएगा। इनोकुलम बनाने के बाद उसको फर्मेंटर में डाला जाएगा, और थर्ड पे जो है वो रिकवरी करनी जाएगी उसकी, पेनिसिलिन जो भी बना उसकी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो उसका नाम है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपको पता है कि ये किससे पहले बनता था? मोलासेस जो थे, जब शुगर की रिफाइनमेंट होती है तो उसके एंड पर एक ये रॉ प्रोडक्ट बन जाता है, और ये जो रॉ प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं मोलासेस। ये ब्लैक कलर का एक न्यूट्रल, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर जो है, इसका भी यही प्रोसेस मैम ये चलता है। सिट्रिक एसिड का दोबारा से बता दें, सिट्रिक एसिड का ये कैसे बनता सिट्रिक एसिड जो था ना, वो पहले मोलासेस जो है उनसे बनता था। ठीक है, जो शुगर की रिफाइनमेंट होती है ना, ये हमारा जो गुड़ होता है इससे शुगर बनती है। तो पहले गुड़ की प्रॉपर रिफाइनमेंट होती है, जब उसको साफ कर रहे होते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट एक बचता है इस तरह से, ये जो ब्लैक है इसको कहते हैं मोलासेस। इससे जो है वो फर्दर सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के बहुत ज्यादा यूजेस हैं। ठीक है, पहले तो मोलासेस से बनता जी। था, फिर उसके बाद एक नया स्ट्रेन इन्होंने ढूंढा, उसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। ये भी सिट्रिक एसिड को बना, सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ा है ना हमने, ये वही सिट्रिक एसिड, और इसके यस। बहुत ज्यादा केमिकल यूज। ठीक है, ये एस्परजिलस है जहाँ से सिट्रिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड जो है इंडस्ट्री में बहुत लेवल पे यूज होता है, मसलन ये मेडिसिन बनाने के काम आता है। इसके अलावा ये जो फ्लेवरिंग एक्सट्रैक्ट जो है उसमें इसका काम आता है। फिर ये फूड में यूज होता है, ये जो कैंडीज हम खाते हैं खट्टी खट्टी सी लगती हैं उसके अंदर यूज होता है। इसके अलावा इंक में बनाने के काम आता है, डाइंग में लोग इससे डाई करते हैं। अक्सर लोग लीमू से अपने बालों को डाई करते हैं, क्योंकि इसमें भी एसिड है, तो ये बालों का कलर पहले से लाइट कर देता है। डाइंग में यूज होता है, इनग्रेविंग में यूज होता है। इनग्रेविंग जो है हम पुरानी नजर आती है, ये जो शीशे की होती हैं प्लेट्स या मेटल की प्लेट्स, तो उसके ऊपर एसिड से जो है वो पेंटिंग की जाती थी। एक तो होता है ना उसके साथ स्पेशल टूल्स होते हैं जिसे इनग्रेव किया जाए। इनग्रेव का मतलब होता है जैसे मीनाकारी करना, किसी चीज को खोद के खुदाई करके उसको फिर तो डिजाइन बनाना। तो सिट्रिक एसिड को यूज किया जाता था इनग्रेविंग के लिए, पेंटिंग्स के लिए, और अब जो मेटल पे पेंटिंग बनानी है या जो शीशे पे बनानी है उसके लिए। और यूनाइटेड ये जो इंडस्ट्रीज में यूनाइटेड स्टेट्स में ये बड़ी वास्ट इंडस्ट्री थी जिसके ऊपर इन्होंने काम किया था, और इन्होंने इटली से जो है पहले इसको इंपोर्ट किया करते थे सिट्रिक एसिड को। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जो है वो सिट्रिक एसिड की मोल्ड फर्मेंटेशन करनी शुरू कर दी। शुगर्स जो है वो आपको बताया मोलासेस, जैसे मैंने पहले बताया था, ये एज ए सबस्ट्रेट काम करता रहा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। जबकि उसके बाद जो है इसमें जब एडवांसमेंट आई तो पता चला कि इसमें स्पर्जिलस नाइगर जो है उसको भी यूज करते थे, और इसको शैलो पैन्स में, इसको सबमर्ज नहीं करते, इसको शैलो पैन्स के अंदर। एक होते है ना डीप फ्राइंग, एक होती है शैलो फ्राइंग। शैलो फ्राइंग जैसे अंडा फ्राई करते हैं हम, थोड़ा सा घी डाल के और उसको हमने करना है। डीप फ्राइंग वो होती है जैसे हम रोस्ट करते हैं किसी चीज को, उसको जब गिराते हैं तो वो नीचे तक, कढ़ाई के नीचे तक जाता है, और फिर वो उसमें डीप पूरी उसको चारों तरफ से हीट लग रही होती है। तो इसी तरह से ये जो है बनता है सिट्रिक एसिड, ये शैलो पैन्स के अंदर बनता है, और उसके अंदर यानी ज्यादा गहरे नहीं होते, ज्यादा डीप नहीं होते वो पैन्स। और उसके साथ हमें स्पर्जिलस नाइगर जो है उसको ऐड कर दिया जाता है इसको,
और उसके बाद ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है और सिट्रिक एसिड जो है वो बनता है। दूसरा अगर मेथड भी है, सबमर्ज्ड कल्चर टेक्निक भी है, जिसमें इनोकुलेटेड मीडियम को उसमें स्टेराइल एयर फोर्स करके बनाया जाता है, लेकिन ज़्यादा जो पॉपुलर मेथड है वो यही है, जो सरफेस मेथड है, उसका शैलो मेथड है। जो एंजाइम प्रोडक्शन है, जिसके ऊपर हमारी पूरी इंडस्ट्री बेस्ड है। अच्छा, ये हमारा एक पेनिसिलियम का एक जो ब्रेड नहीं लगती, ब्रेड मोल्ड जिसको कहते हैं, वो भी यही फंजी है, पेनिसिलियम, ये जो लगी हुई ग्रीन ग्रीन नजर आ रही। और इसकी जो है पेनिसिलिन की प्रोडक्शन जो है आपकी उसमें भी है, और इसमें देखें सबसे पहले कोई भी मेडिसिन लिख लेंगे तो पेनिसिलियम मोल्ड है, नेचुरली प्रोड्यूस पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये फर्मेंटर टैंक है सेकंड, ठीक है, ये फर्मेंटर टैंक है, और इसके अंदर जो है वो पेनिसिलियम मोल्ड को डीप टैंक्स के अंदर शुगर डाल दिया जाता है और साथ ये डाल दिया जाता है, ठीक। और उसके बाद साइंटिस्ट जो है वो उसको सेपरेट कर लेते हैं इसको पेनिसिलियम को, और ये जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की है ये हम मार्केट में अवेलेबल होती है, ठीक है, हमारी मार्केट में ये आ जाती है। एंजाइम प्रोडक्शन अगर हम देखें तो उसके अंदर से 3 एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है अमाइलेजेस, पेज 661, अमाइलेजेस हैं, इन्वर्टेजेस हैं और प्रोटीएजेस हैं। ठीक है, तीनों एंजाइम्स बहुत ज़्यादा। अमाइलेजेस जो है इनका काम क्या होता है, स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं इनटू डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन भी एक तरह का शुगर फॉर्म में ही होती है, लेकिन वो उसके अंदर थोड़ा-सा सिंपलर फॉर्म में आ जाती है। यानी जब स्टार्च टूटती है ना, तो वो डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट होती है। जैसे हम आलू खा रहे हैं, स्टार्च होती है ना आलू के अंदर, तो वो हमारे मुँह में जाके किसमें कन्वर्ट हो जाती है, डेक्स्ट्रिन के अंदर, जो हमें उसका फिर मीठा-मीठा सा आलू का टेस्ट एक आता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है अमाइलेजेस के अंदर जो है इसकी एबिलिटी है, और ये यूज़्ड होती है, ये जो डेक्स्ट्रिन बनाते हैं, ये प्रिपेयरिंग में, साइज़ेज़ में और एडहेसिव्स के लिए यूज़ होती है। एडहेसिव इसको कहते हैं ग्लू को, जैसे ये सामने ग्लू नज़र आ रही है, ठीक है? इनको कहते हैं एडहेसिव्स। और ये दूसरी एक चीज़ होती है इन प्रिपेयरिंग साइज़ेज़, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ये टर्म है प्रिपेयरिंग साइज़ेज़ में। इसमें ये होता है कि जो कपड़ा होता है ना, जब हम नया कपड़ा खरीदते हैं तो अकड़ा-अकड़ा सा होता है, जैसे माया लगी होती है उसको। तो उसको ना एडहेसिव इन्होंने लगाया होता है और बाइंडर्स लगाए होते हैं, ताकि वो जो कपड़ा वीविंग हो रही होती है ना, जब कपड़ा बुन रहे होते हैं, ताकि वो टूटे ना, वो कपड़ा फटे ना। मशीनों के अंदर वो सारा कपड़ा जो है वो बन रहा होता है, रोल हो रहा होता है, साथ-साथ उसको स्टीम दे रही होते हैं। तो उसके ऊपर ना एक लेयर लगा देते हैं एडहेसिव्स की, बारीक सी। उससे ये होता है कि ये कपड़ा जो है ना, उसके ऊपर मजबूती जो है वो उसकी रहे, बाइंड रहे कपड़ा। उसके अंदर खुद ये नहीं ग्लू उसको ऐड की होती है। फिर जब हम उसको श्रिंक करते हुए उसको लेके आते हैं, धोते हैं, तो फिर वो उसमें से वो एडहेसिव जो है वो निकल जाते हैं। अच्छा, उसमें साइजिंग टेक्सटाइल्स एंड डी-साइजिंग टेक्सटाइल्स के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा फ्रूट जूसेस जो हैं, उनको क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। जब हम फ्रूट जूस घर में बनाते हैं, तो उसके अंदर कैसे वो होते हैं दूसरे पार्टिकल्स भी, और वही अगर हम जूस बाहर मार्केट से लें, गौरमेंट से लेके पिएँ, तो वो क्लियर होता है, बिल्कुल साफ जूस होता है। ठीक है, तो इसके लिए सिट्रिक ये यूज़ होता है, एंजाइम्स अमाइलेज एंजाइम्स जो हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ होता है। इन्वर्टेजेस होते हैं, उनका काम भी क्या होता है, सुक्रोज़ को ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करना और फ्रुक्टोज़ में कन्वर्ट करना, और ये भी वाइडली यूज़ होता है कैंडी मेकिंग में और नॉन क्रिस्टलाइजेबल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, जितनी भी ये हमारी हैं कैंडी मेकिंग, ये सारी जो है एंजाइम्स इनके अंदर यूज़ होते हैं। इन्वर्टेजेस जो कि सिंपल चीनी से बनाई होती है ना, ग्लूकोज़ से, लेकिन उसको इन्वर्ट शुगर जो है वो कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज़ को ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज़ में। और नॉन क्रिस्टलाइजेबल सिरप्स, क्योंकि अगर हम शीरा बनाएँगे ना घर में, तो कुछ देर बाद उसके अंदर ना क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएँगे। वो वैसे रिफाइन नहीं होता, कि वो जैसे हमारा जाम शीरी है, वो बिल्कुल एक ही कंसिस्टेंसी का होता है। लेकिन घर में अगर हम इसका चीनी को मिक्स करके बनाएँगे, तो उसमें क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएँ। तो ये जो नॉन क्रिस्टलाइजेबल इसकी एबिलिटी है, वो भी इसकी वजह से है, इन्वर्टेजेस की वजह से। प्रोटीजेस जो हैं वो भी यूज़ होते हैं फॉर बेटिंग, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्स, फाइनर टेक्सचर और ग्रेन्स देते हैं। ये जो हमने हाइड्स देखते हैं जब ये बकरा ईद होती है, तो उसमें इसको ये इसका एक प्रॉपर टेक्सचर होता है। इन खालों से जूते बनते हैं, बैग्स बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं। तो ये उस जैसे हम जैकेट्स या बैग लेते हैं, तो एक आम खाल को देखो और उस बैग के अंदर कितना फ़र्क होता है। तो उस खाल की प्रोसेसिंग के अंदर जितना भी टाइम चलता है, वो सारा प्रोटीएजेस एंजाइम्स होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्स, ताकि उसके अंदर एक फाइन टेक्सचर आ जाए, लेदर प्रोसेसिंग में आ जाता है। लिक्विड ग्लू, डीगमिंग ऑफ सिल्क्स। सिल्क्स में क्या होता है, आपको पता है, जितनी रेशम है जो हम कपड़ों सिल्क कपड़े पहनते हैं, वो रेशम का कीड़ा बनाता है ये, ठीक है? और इसका ये ऊपर से इसने कोकून बनाया हुआ है। इसमें गोल सा एक व्हाइट से कलर का एक अंडा सा होता है। इसको फिर निकाला जाता है कोकून को, इसको बॉयल किया जाता है।
जब इसको बॉयल करते हैं तो ये अपना जो है ना सिल्क जो है वो छोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है? अपनी सिल्क उसको अच्छी तरह से जब बॉयल करते हैं तो ये इस तरह से रिफाइंड फॉर्म में नहीं आता जैसे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं आता, यानी ये अपना आप जो है वो उसके अंदर जो गम होती है ना वो निकल जाती है। तो उसको कहते हैं डीगमिंग ऑफ सिल्क और फिर उसके बाद उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है और उसका जो है वो सिल्क कपड़ा बनता है। इसके अलावा क्लैरिफिकेशन ऑफ बेयर प्रोटीन्स वगैरह के लिए भी बहुत यूज़ होता है इसमें। बेयर वगैरह जो बनती है उसके अंदर भी जो एक एक थोड़ी-सी गदला सा कलर होता है और एक बिल्कुल साफ क्लियर होती है। तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा एक इसके अंदर चीज़ है कि एंजाइम सॉल्यूशंस जो हैं उन उससे पहले कंकोक्शन ऑफ ड्रग्स यूज़ की जाती थी। 2-4 ड्रग्स को मिला लिया जाता था। इवन ड्रग्स को यूरिन के साथ, मिल्क के साथ भी मिलाया जाता था। ठीक है? और उसके साथ उसको एक बना के और फिर उसको पिया जाता था। तो एंजाइम जो है उनमें ये हुआ है कि जैसे वो हमारे हिंदू पीते हैं उसको गाय का जो यूरिन है वो पीते हैं, उसको एज़ एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? तो इसमें जो है वो एंजाइम्स के आने से ना ये चीज़ें थोड़ी-सी कम हुई हैं। क्योंकि अब एंजाइम्स जो हैं वो प्रॉपर मेडिसिन्स बनाते हैं और उसको लोग यूटिलाइज़ कर लेते हैं। पेक्टिनेजेस भी यूज़्ड होता है इन द क्लेरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूसेस और वो हाइड्रोलाइज़ करते हैं जो क्योंकि जो जूस हमें हल्का-सा गदला-सा नज़र आ रहा होता है, वो किस वज़ह से होता है पेक्टिन की वज़ह से। तो वो उसको पेक्टिनेजेस को उसके अंदर से हाइड्रोलाइज़ कर देते हैं और वो साफ़ हो जाता है। रेटिंग ऑफ फ्लेक्स भी होता है। रेटिंग ऑफ फ्लेक्स ये होता है फ्लेक्स का जो पौधा होता है, उसके फ्लेक्स के सीड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसमें हार्ट का जिन लोगों को मसला है, जिन लोगों को आइज़ का मसला है, तो ये उसके कैप्सूल्स मिलते हैं फ्लैक्स सीड्स के। फ्लैक्स को जो है वो छीला जाता है, उसके अंदर से ना बारीक-बारीक फाइबर निकलते हैं। वो जो फाइबर्स हैं, उनसे बनता है हमारा लिनन। ये जो हम इसको पंजाबी में कहते हैं लिनन के कपड़े, उससे जो है वो हमारा लिनन बनता है। तो ये एंजाइम प्रोडक्शन जो है उसके अंदर भी यूज़ होती है। सबसे लास्ट पे है अब क्योंकि एंजाइम्स का बहुत ज़्यादा रोल है इंडस्ट्री में, तो इन्होंने अब एक टेक्नीक निकाली है उसका नाम है इमोबिलाइज्ड एंजाइम टेक्नोलॉजी ये, यानी एंजाइम को कोवैलेंटली बाइंड करके इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि एंजाइम जो है ना वो प्रोडक्ट के साथ मिक्स नहीं होता। एंजाइम जो है वो जुड़ा रहता है स्पूट के साथ। अब इसके ऊपर शुगर जो है उसको पोर कर दें या जिस भी प्रोडक्ट को हमने उसको सब्सट्रेट को पोर करना है, उसको हम पोर कर देंगे। वो सब्सट्रेट जाके एंजाइम के साथ ठीक है, इसके साथ मिलेगा, इसके साथ मिलेगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है? उसके पास इक्वल चांस है कि वो एंजाइम के साथ बाइंडिंग हो, उसकी एक्टिव साइट के साथ। सब्सट्रेट हम पोर करते हैं तो एंजाइम जो है उसके साथ बाइंड करता है और नीचे यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है? हमारा प्रोडक्ट और इससे क्या होता है हमें एंजाइम अलहदा भी नहीं करना पड़ता। अब इन्होंने बीड्स लिए हैं शीशे के जो होते हैं, जिसको बंटे भी कहते हैं। तो बीड्स वो शीशे के लेके उसको एंजाइम लगा दिया जाता है, एक बोतल में भर दिया जाता है उसको। उसके बाद ये मैं आपको एक सिंपल टेक्नीक बता रही हूँ इमोबिलाइज्ड एंजाइम की। उसके ऊपर जो है वो सबस्ट्रेट डाला जाता है। जब उसके ऊपर सबस्ट्रेट डालते हैं तो नीचे जो है वो उस सारे बीड्स में से गुज़रता जब वो नीचे आता है तो एक कंटेनर के अंदर जो है वो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। यानी अब हमें एंजाइम और प्रोडक्ट को अलग-अलग नहीं करना पड़ता। पहले होता था कि एंजाइम भी बीच में डाले और सबस्ट्रेट भी बीच में डाल दिया और प्रोडक्ट भी बीच में डाल दिया। अब प्रोडक्ट तो बन गई। अब मसला ये कि प्रोडक्ट को अलहदा करना है, एंजाइम को भी अलहदा करना है और जो है वो सबस्ट्रेट जो बच गया उसको भी अलहदा करना है। वो सबसे ज़्यादा मेहनत इस पे लगती है। तो अब ये जो टेक्नीक है एंजाइम जो है इमोबिलाइजेशन टेक्नीक इसकी वजह से ये है कि इंडस्ट्री में बूम ज़्यादा आया और इसके अंदर कम हो गई है वो जो कहते हैं उसको मैम ये अगेन मेहनत जो है वो समझा दें उनकी कम प्लीज। मोबिलाइज्ड एंजाइम टेक्नोलॉजी जी मैम। इमोबिलाइज्ड एंजाइम टेक्नोलॉजी जो है ना इसमें एंजाइम्स को ना एक स्पोर्ट के साथ बाइंड कर दिया गया। ठीक है, ये स्पोर्ट है। इसके साथ इन्होंने ये एंजाइम्स को बाइंड कर दिया। और अब क्या होता है, पहले होता था कि स सब चीज़ें जो हैं वो मिक्स एक ही कंटेनर में डाल देते थे। उसमें एंजाइम, उसी में सबस्ट्रेट और उसी में प्रोडक्ट बनता था। और फिर उनका प्रोडक्ट तो बन गया, उसको अलग-अलग करना बड़ा मुश्किल होता था, प्यूरीफाई करना बड़ा मुश्किल होता था। अब इन्होंने एंजाइम्स को ना एक स्पोर्ट के साथ बाइंड कर दिया सबको। अब ये ऊपर से जो है वो सबस्ट्रेट डालेंगे, सबस्ट्रेट एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके नीचे जो है वो प्रोडक्ट बना देगा सारी और ये एंजाइम्स अलहदा, सबस्ट्रेट अलहदा हो गया, एंजाइम अलहदा हो गया और प्रोडक्ट अलहदा हो गया। ठीक है? ओके और कोई मैम। क्वेश्चन किसी को ना समझ आई हो?